Welcome everyone. Today we are going to discuss a chapter for the students of ninth class from their main reader book Beehive. It is their ninth chapter. The title of the chapter is The Bond of Love and it is written by Kenneth Anderson. अब ये जो चैप्टर है, जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, एक ऐसे बॉन्ड के बारे में है, एक ऐसे कनेक्शन के बारे में है जिसमें लव यानी प्यार की बात हो रही है. लेकिन ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ये किसके साथ है? यहाँ ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ये दरअसल एक वाइल्ड एनिमल के साथ है जो कि एक बेयर यानी कि भालू है. तो ऑथर की वाइफ का एक पेट बेयर है एंड उसके साथ वो बेयर उस वाइफ के साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हैं. दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है एंड इसी बारे में है ये हार्ट टचिंग स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव. तो ये तो थी चैप्टर की इंट्रोडक्शन. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर, देन विल डिस्कस द थीम एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर. आप इन्हें भी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना क्योंकि कई बार थीम या टाइटल पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फिर हम करेंगे चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इस लेसन के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक के सभी सॉल्यूशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हु इज केनेथ एंडरसन. तो केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन वॉज एन इंडिया बॉर्न ब्रिटिश राइटर and hunter who wrote books about his adventures in the jungles of South India. तो जो केनेथ एंडरसन है बेसिकली वो इंडिया बॉर्न ब्रिटिश राइटर हैं और वो एक हंटर भी थे साथ के साथ, मीन्स वो शिकार भी करते थे एंड उन्होंने अपने इन शिकार के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड ही बुक्स लिखी हैं. और ये जो उन्होंने हंटिंग की थी ये कहाँ की थी? ये साउथ इंडिया के जंगल्स में की थी एंड इसी एक एक्सपीरियंस पर, ऐसे ही इंसिडेंट पर बेस्ड ये हमारी प्रेजेंट स्टोरी है, दैट इज द बॉन्ड ऑफ लव. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीम भी जो है स्टोरी का वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी यहाँ पर. तो देखिए क्या है थीम. द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट इवन वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्लॉथ bears have emotions, affection and deep bonds. The story is developed around the concept that love is reciprocal. Even animals respond sincerely to the affection and care shown to them by human beings. In fact, the emotional bond that animals form is so strong that they do not easily forget those who care for and love them. तो ये है चैप्टर का थीम. और अब एक बार हम देखते हैं कि whether the title of this chapter is justified or not. The title of the story, The Bond of Love, is quite appropriate as the contents of the story focus on a relationship of love and affection between human beings and animals. The narrator, through the medium of his wife and her pet sloth bear, reveals that love transcends even the barrier of species. The pets reared with sincere love and affection develop an unbreakable bond with their human caretakers. Now, let's discuss the bond of love by line explanation. देखिए जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ये बेसिकली डिपिक्ट करता है एक ऐसी रिलेशनशिप को विच इज़ फुल ऑफ लव एंड इट इज़ नॉट बिटवीन ह्यूमन्स ओनली, इट इज़ बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर. I got him for her by accident. तो यहाँ ऑथर बात कर रहे हैं उसकी वाइफ के पेट की. ओके, पेट यानी कि पालतू. तो उसकी वाइफ का एक पालतू जानवर था एंड वो कौन था? वो एक स्लॉथ बेयर था. अब स्लॉथ का मतलब वैसे तो आलसी होता है लेकिन यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये कोई इंडियन बेयर है, उसकी स्पीशीज की बात हो रही है. तो उसका नाम जो था वो था ब्रूनो. तो ये जो स्टोरी है ये ऑथर की वाइफ के एक पेट बेयर के बारे में बताती है जिसका नाम था ब्रूनो. और उसे ऑथर ले आए थे बाय एक्सीडेंट, मीन्स बाय चांस वो उसे घर पर ले आए थे अपनी वाइफ के लिए. तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कैसे ऑथर उस बेयर को लेकर आए थे. 2
years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर. तो 2 साल पहले की बात है. ऑथर और उनके फ्रेंड्स मैसूर में गन्ने के खेतों के बीच में से गुजर रहे थे. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. और वहाँ काफ़ी वाइल्ड पिग्स थी, यानी कि जंगली सुअर थे, और लोग जो थे उन्हें वहाँ से भगा रहे थे by shooting at them मीन्स उन पर गोली चला के. Some were shot, कुछ की तो गोली लग गई थी, and some escaped, और कुछ बचकर भाग गए थे. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो ऑथर और उनके फ्रेंड्स को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब जंगली सुअर वहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर बाहर निकला एंड इट वॉज पेंटिंग इन हॉट सन. वो हाँफ रहा था, काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे और उसे सांस नहीं आ रही थी, उसकी सांस काफ़ी फूली हुई थी. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वेंटनली, बट अनफॉर्चुनेटली for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब ऑथर कहते हैं कि मैं बिना किसी कारण के एक स्लॉथ बेयर को शूट नहीं करता, ओके. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो बेचारा जानवर था, इसे मेरे एक साथी ने गोली से मार दिया और वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट मर गया. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. और जैसे ही वो उस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे, उन्हें देखकर उसे काफ़ी हैरानी हुई कि एकदम से एक ब्लैक कलर का फर आप समझते हो, जो बेयर है उसकी स्किन जो है उसके ऊपर फर होता है, तो ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक कलर के फर का टुकड़ा उसकी बैक पर से एकदम जैसे हिला है और नीचे गिरा है. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. और तब उन्होंने देखा कि वो तो एक छोटा भालू का बच्चा था और वो जो मदर थी उसकी, जिसे उन्होंने मार दिया था, और वो जो छोटा भालू का बच्चा था वो उस पर से अब अलग हुआ है, अपनी मदर पर से अलग हुआ है. वो पहले अपनी मदर की बैक के ऊपर था, लेकिन जैसे ही when the sudden shot had killed her, जैसे ही गोली लगी और वो जो मदर बेयर है वो मर गई, तो वो जो बच्चा है वो उससे डिटैच हो गया, उससे अलग हो गया. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. तो वो जो छोटा भालू का बच्चा था वो अपनी मदर के चारों ओर घूमने लगा और बहुत ही दुख वाली आवाज़ वो निकाल रहा था, मीन्स वो काफ़ी परेशान हो गया था. I ran up to it to attempt a capture. और जो ऑथर हैं वो दौड़ कर गए उसे पकड़ने के लिए. It scooted into the sugarcane field. एंड वो भाग गया शुगर केन यानी कि गन्ने के खेतों में. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और फिर उसके बाद ऑथर ने उसका पीछा किया और फिर उसके बाद उसके साथी भी जो थे वो ऑथर के साथ थे एंड फाइनली ऑथर सक्सेसफुल हो गए. उसे जो वो भालू का बच्चा था उसको गर्दन से उन्होंने पकड़ लिया और जो भालू का बच्चा था उससे छुड़ने की बहुत कोशिश की एंड जो भालू का बच्चा था उसने ऑथर को स्क्रैच भी किया. उसके जो क्लॉज थे मीन्स उसके जो पंजे थे, काफ़ी नुकीले नाखून थे उसके, उनसे उन्होंने स्क्रैच भी करने की कोशिश की क्योंकि वो भालू का बच्चा छुटना चाहता था. और लेकिन फिर भी फाइनली ऑथर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए. We put it in one of the gunny bags we had brought and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और फिर उन्होंने क्या किया कि उस भालू के बच्चे को पकड़ के, उस बेयर कब को पकड़ के एक गनी बैग में रख लिया. अब देखिए गनी बैग क्या होता है. गनी बैग इस तरह से ये बोरी होती है, ओके. तो इस बोरी के अंदर उन्होंने उसे रख लिया एंड जब वो बेंगलोर वापस आए तो ऑथर ने वो जो गनी बैग था उसके अंदर वो बेयर कप था उसे प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई उसे देखकर. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने उसे लेकर और एक कलर्ड रिबन उसकी नेक के चारों ओर बांध दिया. देखिए इस तरह से ये टाई कर दिया. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो. और फिर ये देखकर कि वो जो कब है वो एक बॉय है, उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. अब ब्रूनो ने जल्दी ही एक बॉटल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया.
It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रहा था. कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना और पीना स्टार्ट कर दिया. एंड everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. तो ऑथर यहाँ कहते हैं कि उसने सब कुछ खाना और पीना स्टार्ट कर दिया. तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ, यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको नहीं खाता था. तो इन सब चीज़ों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं. इवन कोई भी चीज़ हो उसके लिए, ओके, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, किसी भी तरह की करी है, ओके, राइस, कुछ भी चीज़ जो ऐसी नहीं थी जो वो नहीं खाता था, चाहे उसके अंदर कुछ मसाले हो ना हो, ओके, कॉन्डिमेंट्स का मतलब स्पाइसेस, सब कुछ वो खाता था एंड सब कुछ वो पी जाता था. पीने के हिसाब से भी जितने भी लिक्विड्स हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं. तो ये सब चीज़ें वो अच्छे से खा लेता था और वो सब चीज़ों को रेलिश का मतलब एंजॉय करता था, टेस्ट ले लेके खाता था. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the teenagers living in our Bangalore. अब ऑथर बताते हैं कि उनके पास 2 एल्सेशियन डॉग्स भी थे. मीन्स एल्सेशियन उनकी ब्रीड है, तो उनके साथ भी वो काफ़ी अटैच्ड हो गया था. और उसके जो मकान में कुछ किराएदार भी रहते थे, उनके बच्चे थे, उनके साथ भी वो काफ़ी अटैच्ड हो गया था. He was left quite free in his younger days. जब वो छोटा था तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, बिल्कुल आज़ादी थी उसको कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे. And spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और उसे पूरी फुल छूट थी कि वो आराम से खेले, ओके, वो चाहे किचन में जाए, चाहे हमारे बेड्स पर सोए, उसे हर तरह की पूरी छूट थी, फ्रीडम थी. One day an accident befell him. एक बार उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया. देखिए क्या दुर्घटना हुई. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. अब जो ऑथर हैं उनकी लाइब्रेरी में कुछ रैट्स, माइस, मतलब चूहे हो गए थे और वो उसकी बुक्स को डैमेज कर रहे थे. तो उनको पकड़ने के लिए ऑथर ने वहाँ पर अपनी लाइब्रेरी में कुछ पॉइजन यानी कि जहर रख दिया था जिसका नाम है बेरियम कार्बोनेट. अब ब्रूनो भी लाइब्रेरी के अंदर भी जाता था क्योंकि उसको पूरी फ्रीडम थी, वो कहीं भी आ जा सकता था, घूम सकता था पूरे घर पे. तो वो लाइब्रेरी में चला गया और उसने कुछ पॉइजन खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी. अब उसे एकदम से, जैसे उसने वो जहर खा लिया बेरियम कार्बोनेट, तभी उसे पैरालिटिक अटैक आ गया. मीन्स जैसे लकवा मार जाता है, हमारी बॉडी का कुछ पार्ट काम नहीं करता, ऐसे उसको भी एकदम पैरालिसिस हो गया. एंड वो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरह से घसीटते हुए वो अपने आप को, अपने टांगों को घसीटते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ तक पहुंचा और मेरी वाइफ ने फिर मुझे बुलाया. आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड एंड ऑथर को पता चल गया कि क्या हुआ होगा. वैसे भी वो खाने पीने का शौकीन था तो उसे तो पता ही था कि जहर है, इसको नहीं खाना, वो उसे भी खा गया. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. और फिर उसके बाद जल्दी से ऑथर ने अपनी कार निकाली और वो एक वेटनरी डॉक्टर के पास उसे ले गए. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, ये एक जहर का मामला था. टेम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. एंड वो डॉक्टर सोचने लगा कि एक पालतू बेयर है इनके पास एंड उसने जहर खा लिया है. कौन सा जहर? बेरियम कार्बोनेट खा लिया है. तो अब क्या किया जाए, क्योंकि उसके पास भी ये इस तरह का पहला मामला था. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन. अब उसने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली, ओके, और उसके बाद बहुत ही एक्साइटेडली उसने जो इंडेक्स था उसको पढ़ना शुरू किया. व्हाट पॉइजन डिड यू से? कौन सा पॉइजन आपने बताया था? उसने पूछा, डॉक्टर ने पूछा. सर, बेरियम कार्बोनेट. यस, बा बेरियम सॉल्ट्स. बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ. जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन.
तो डॉक्टर ने सर्च आउट किया कि बेरियम कार्बोनेट अगर कोई बेयर खा ले तो उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ मुझे मिल गया। उसे सर्च आउट करके बताया कि जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए सर, मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ। सिरिंज का मतलब जिससे हम इंजेक्शन देते हैं वो सुई। A dash back to the car. Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. तो जल्दी से वो कार की ओर दौड़ कर गए और ब्रूनो जो था वो अब भी अपने पैरों पर लड़खड़ाकर ही चल रहा था, लेकिन उसकी जो हिम्मत है, ताकत है, वो एकदम कमज़ोर होती जा रही थी। फिर उससे कुछ वॉमिटिंग हुई, मीन्स कुछ उल्टी आई, उसे सांस नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था। हीविंग फ्लैंक्स का मतलब उसका जो पेट था वो भी काफ़ी फूल गया था, उसकी जो आंतें थी वो उसमें भी काफ़ी जैसे सूज गया था उसका पेट का पिछला हिस्सा जो था। और गैपिंग माउथ का मतलब उसका जो मुंह था वो एकदम खुला था। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स। और सबने, डॉक्टर ने कहा कि हर कोई इसको पकड़ लो ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए, ओके, क्योंकि उसे इंजेक्शन लगना था। और फिर उसके बाद ब्रूनो थोड़ा चिल्लाया क्योंकि इंजेक्शन लगा उसको। हाइपोडर्मिक जो है यानी कि इंजेक्शन जो है वो उसकी स्किन के अंदर चला गया। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। और 10 cc यानी कि एक मेजरमेंट है, क्यूबिक सेंटीमीटर। एंटीडोट का मतलब ऐसी दवाई जो कि जहर को बेअसर कर देगी, ओके, काउंटर मेडिसिन थी जो पॉइजन के लिए। तो वो जो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो हाइपोडर्मिक सिरिंज थी वो एकदम एंटर कर गई ब्रूनो के अंदर और ब्रूनो थोड़ा सा चिल्लाया, उसे थोड़ा दर्द हुआ। कोई भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुई। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट हो गए लेकिन ब्रूनो की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने क्या किया, अनदर 10 cc इंजेक्टेड। उसने फिर से 10 cc इंजेक्शन उसको फिर से लगाया। 10 मिनट्स लेटर, अब फिर से 10 मिनट के बाद, ब्रीदिंग लेस स्टर्टोरस। अब जो बेयर था वो काफ़ी कम आवाज करके सांस ले रहा था। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब ब्रूनो अपनी आर्म्स और लेग्स को हिला पा रहा था, हालांकि वो पूरी तरह से अभी खड़े नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीट। और 30 मिनट के बाद तो ब्रूनो एकदम उठ के खड़ा हो गया और उसने बहुत सारा खाना खाया। He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. एंड फिर ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो जैसे हमारी और बहुत ही नफरत से देख रहा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुमने बेरियम कार्बोनेट, इतने बड़े से बेयर पर इतना सा जो बेरियम कार्बोनेट है, जहर है, वो क्या असर करेगा, वो तो मामूली सी चीज़ है, देखो ब्रूनो तो अब भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stud baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot but it had no ill effects whatever. तो एक बारी और उसके साथ ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ। अब देखिए वो खाने पीने का शौकीन था, मैंने कोई कुछ भी खा लेता था, तो उसने इवन जहर भी खा लिया, बेरियम कार्बोनेट, राइट, एंड उसने कुछ पी भी लिया ऐसा जो उसे नहीं पीना चाहिए था। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में भी पूछा हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ब्रूनो है उसके साथ क्या ऐसे 2 एक्सीडेंट्स हुए थे, ओके, जो उसके लाइफ थ्रेटनिंग थे, राइट। तो एक तो आप यही बताएंगे कि उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था जो कि ऑथर ने अपनी लाइब्रेरी में रैट्स और माइस को मारने के लिए रखा हुआ था। फिर सेकेंड उसने क्या किया, देखिए उसने 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया। अब ये जो गैलन है ये भी मेजरमेंट की एक यूनिट है, ओके, जो कि तेल को मापने के लिए यूज़ की जाती है, गैस को मापने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जो इंजन ऑयल है ये ऑथर ने दरअसल अपनी एक कार जिसका नाम था स्टड बेकर, ये एक अमेरिकन कार है ओल्ड स्टाइल की, इसमें से निकाला था, ओके। ड्रेन का मतलब निकाला था उसके संप, यानी कि हम कह सकते हैं संप का मतलब होता है इनर टैंक, ओके। तो एक टैंक होता है उसके अंदर इंजन ऑयल होता है जिसमें स्टोर किया जाता है इंजन ऑयल एक कार के अंदर। उसमें से ऑथर ने वो 1 गैलन जो है इंजन ऑयल निकाला था, पुराना इंजन ऑयल था वो निकाला था। क्यों निकाला था ऑथर ने, उसे इसलिए निकाला था कि उनके घर में काफ़ी टर्माइट्स यानी कि दीमक हो गए थे, और अगर दीमक के ऊपर वो जैसे इंजन ऑयल अगर आप छिड़क देते हो तो दीमक वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ऑथर ने तो इस पर्पज से निकाला था। लेकिन ये जो बेयर था ब्रूनो, इसने ये सारा का सारा जो इंजन ऑयल है इसको पी लिया, लेकिन इसका भी इसके ऊपर कोई भी सीरियस या इल इफेक्ट नहीं हुआ। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came.
अब बहुत महीने बीत गए थे और ब्रूनो जो है वो बहुत बड़ा हो गया था। जब से उसे लेकर आए थे वो एक छोटा सा कप था, छोटा सा बियर था, लेकिन अब वो काफ़ी टाइम बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. अब जो Alsatian dog थे ऑथर के पास, वो उनकी जितना ही हाइट में हो गया था और इवन उनसे भी बड़ा ही हो गया था. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. लेकिन वो अब भी उतना ही स्वीट था, उतना ही प्यारा था, उतना ही शरारती था और उतना ही प्लेफुल, यानी कि उनके साथ वो मस्ती मजाक करने वाला था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो उन सबको बहुत पसंद भी करता था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, एंड सबसे ज़्यादा खास बात तो ये थी कि वो उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता था. एंड शी लव्ड हिम टू, एंड वो भी उससे बहुत प्यार करती थी. शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा. अब जो ऑथर की वाइफ है उसने ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा रख दिया. बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, यानी कि अब वो छोटा लड़का हो गया था, इसलिए उसका नाम बदल के बाबा कर दिया था, क्योंकि ब्रूनो से थोड़ा बड़ा हो गया था तो ही बिकेम अ स्मॉल बॉय नाउ, तो उसका नाम उसने बदल के बाबा रख दिया था. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ ट्रिक्स भी कर पाता था. एट द कमांड बाबा रिसल और बाबा बॉक्स ही vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. तो जैसे उसको कमांड मिलती, मीन्स उसको कोई ऑर्डर देता, उसको कुछ कहता करने के लिए कि बाबा रेसल, बाबा कुश्ती करो, बाबा बॉक्स, कि बाबा बॉक्स का मतलब बॉक्सिंग करो, ओके. तो बाबा बिल्कुल तैयार रहता, जो भी उसके सामने आता उसके साथ वो पूरी एनर्जी के साथ भिड़ जाता, ओके. एंड चाहे वो गिरता, चाहे वो सामने वाले को गिराता, लेकिन वो पूरी एनर्जी के साथ उसके साथ सामने वाले के साथ कुश्ती करने लग जाता. फिर गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. और फिर अगर आप उसको एक स्टिक दे दोगे और कहोगे कि बाबा इसको पकड़ो, होल्ड गन, अपनी गन पकड़ो, तो वो एक स्टिक यानी कि छड़ी लेकर और जैसे गन को पॉइंट करते हैं ऐसे ही उस स्टिक से गन को पॉइंट करता. उसको वो स्टिक को गन ही मानता था एंड उसको फिर वो पॉइंट करता था लोगों के ऊपर. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. और अगर उसको कहोगे कि बाबा वेयर इज बेबी, कि बाबा बेबी कहाँ पर है, तो वो एक स्टम्प ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा था जिसे वो अपना बेबी मानता था, और वो उसे अपने स्ट्रॉ के बेड में छुपा कर रखता था. वहां से वो उसे निकाल कर लाता और उसे बहुत ही प्यार से झुलाता, उसको प्यार करता जैसे कि एक बेबी से प्यार करते हैं, बेबी को झुलाते हैं. बट because of the teenage children, poor Bruno और बाबा had to be kept changed most of the time. लेकिन जो टीनेंट के यानी कि उनके किराएदार के जो बच्चे थे, उनकी सेफ्टी के लिए वो जो बाबा था, क्योंकि अब वो साइज में बड़ा हो गया था, अब ब्रूनो कहिए उसको चाहे बाबा कहिए एक ही बात है, उसे बहुत टाइम तक चेन से बांध के रखना पड़ता था. Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. तो अब ऑथर के सन ने और उसने एंड उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर जो ऑथर की वाइफ थी उनको ये एडवाइस किया कि वो बाबा को मैसूर के जू में दे दें, चिड़ियाघर में दे दें, क्योंकि वो अब बहुत बड़ा हो गया है एंड वो से हम घर पर अब नहीं रख सकते, वो सेफ नहीं है. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, बहुत बड़ा हो गया था वो घर पे रखने के लिए. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड. अब कुछ हफ्ते हो गए थे इस तरह की एडवाइस देते हुए हम लोगों को, तो लास्ट में जो वाइफ थी उसने परमिशन दे दी. हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. बहुत ही जल्दबाजी में, इससे पहले कि ऑथर की वाइफ अपना दिमाग बदल ले और वो मना कर दे बाबा को जू में भेजने के लिए, जल्दी से उन्होंने जो क्यूरेटर था जू का, मीन्स केयर टेकर था जू का, उसको एक लेटर लिखा. डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या उसे एक पालतू बेयर की जरूरत है अपने कलेक्शन में जू में. He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry a distance of 87 miles and Baba was packed off. और उसने कहा कि हाँ उसे चाहिए है वो बेयर, और फिर उसके बाद जू भेज दिया गया उसको मैसूर में, ओके. एक लॉरी आ गई मैसूर के जू से उनके पास और एक केज भी आ गया, पिंजरा भी आ गया. 87 माइल्स का डिस्टेंस था मैसूर और बेंगलोर के बीच में. बाबा को केज के अंदर पैक किया गया एंड उसे जू ले जाया गया.
वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, सभी को वो बहुत याद आ रही थी उसकी, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक तरह से वो निश्चिंत भी थे कि थैंक गॉड कि ये जो वाइल्ड बेयर था इसको अपना एक रहने के लिए इसको कुछ जगह मिल गई है, वो उनका भी जो पीछा उससे छूट गया है. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. अब जो उसकी वाइफ थी उसे तो चुप कराना, सांत्वना देना, तसल्ली देना बहुत मुश्किल था. वो बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी. शी वेप्ट, वो रोई जा रही थी. एंड फ्रेटेड, वो बहुत ही उदास थी, बहुत ही सैड थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और शुरुआत के कुछ दिनों में तो उसने कुछ खाया भी नहीं. देन शी ब्रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और फिर उसने जो क्यूरेटर था, मीन्स जो जू का जो केयर टेकर था, उसे बहुत लेटर्स लिखे. हाउ वॉज बाबा, हमेशा वो पूछते कि बाबा कैसा है. बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू. और फिर उसके आंसर में क्या था कि बाबा जो है वो ठीक है, लेकिन वो भी खाना खाने के लिए मना कर रहा है. और इस तरह से जो वाइफ थी उसका भी यही हाल था एंड बाबा का भी यही हाल था. After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब जो भी ऑथर के जो फ्रेंड्स थे वो जो भी मैसूर जाते तो ऑथर की वाइफ उनसे रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ एक बार आप जू भी जाकर आना और देख कर आना कि बाबा कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड. और वो यही रिपोर्ट देते हैं कि वो दिखता तो ठीक है, सही लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी पतला हो गया है पहले से और काफ़ी उदास भी है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. और जितने भी जू के कीपर्स थे, केयर टेकर्स थे, वो ये कहते थे कि वो काफ़ी उदास लगता है. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting मैसूर. 3 महीने तक तो ऑथर ने अपनी वाइफ को रोके रखा कि वो मैसूर उसे नहीं लेकर जाएगा, उसे रोके रखा मैसूर जाने से. Then she said one day I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो फिर एक दिन लेकिन ऑथर की वाइफ ने कह दिया कि मुझे बाबा को देखना है, या तो आप मुझे कार से ले चलो या फिर मैं अपने आप बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी. तो ऑथर उसे फाइनली फिर कार से लेकर गए. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. फ्रेंड्स ने कहा था, ये गेस किया था, अनुमान लगाया था, कंजेक्चर्ड का मतलब गेस्ट, कि जो बेयर है वो उन्हें नहीं पहचानेगा, वो उसे नहीं पहचानेगा. आई हैड थॉट सो टू. और ऑथर कहते कि मैंने भी यही सोचा था कि जो बेयर है वो उन्हें नहीं पहचान पाएगा. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. लेकिन अभी तो जो ऑथर की वाइफ थी वो बाबा के केज तक, उसके पिंजरे तक पहुंची भी नहीं थी, उससे काफ़ी दूर थी. दूर से ही बाबा ने उसे पहचान लिया. ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाने लगा. शी रैन अप टू हिम, वो दौड़कर उसके पास गई. पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और सलाखों के पीछे से ही उसने उसको जैसे थपथपाया, उसकी पीठ को सहलाया. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और जो बाबा था वो भी इतना खुश हुआ कि आप ये कह सकते हो कि वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया खुशी के मारे. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो बॉन्ड ऑफ लव है, ओके, बॉन्ड ऑफ अफेक्शन है बेयर के बीच में और ऑथर की वाइफ के बीच में. इतने समय के बाद भी जो बेयर है वो अपनी, जैसे मान लीजिए इसकी ऑथर की वाइफ को भूला नहीं. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. 3 घंटे तक ऑथर की वाइफ पिंजरे के पास ही रही. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. और वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाकर लाई थी, जैसे टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम, सब कुछ उसने उसको खिलाया. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. और फिर उसके बाद जू बंद होने का समय हो गया और उनको वहाँ से जाना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली. वाइफ बहुत तेज रो रही थी. बाबा क्राइड बिटरली. बाबा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था. इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड. और जो भी जू में जो इतने भी लोग थे जो काम कर रहे थे वो सभी भी बहुत उदास थे. एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि मैंने तो इस बात से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, रिकनसाइल्ड का मतलब समझौता कर लिया था कि अब आगे क्या होने वाला है. तो देखिए आगे क्या हुआ. ओह प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक. कि प्लीज़ सर, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जाऊं. ऑथर की वाइफ ने पूछा जू के केयर टेकर से. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. तो जो क्यूरेटर था उसने बहुत ही हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए कहा, आंसर दिया कि मैडम अब ये जू का है और ये अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है
और मैं आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता. But if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back. लेकिन अगर मेरे जो बॉस हैं वो सुपरिंटेंडेंट है बेंगलोर में, अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं तो आप इसको वापस ले जा सकते हो. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore. अब दोबारा से ऑथर और उसकी वाइफ बैंगलोर जाते हैं, सुपरिंटेंडेंट से मिलते हैं. अ टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी. और फिर उसके बाद टीयरफुल का मतलब रोना, जैसे वो बहुत ही रोती है, रोते हुए. प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट करती है सुपरिंटेंडेंट से कि बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के बिना बहुत उदास हैं, क्या आप प्लीज़ मेरे बाबा को मुझे वापस दे सकते हो. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत ही दयालु इंसान था और उसने परमिशन दे दी, कंसेंटेड. नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर. और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसे परमिशन दी, बल्कि उसे क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने ये लिखा था कि वो उन्हें केज भी देंगे ताकि जो बेयर है उसको आसानी से वो ट्रांसपोर्ट कर सकें, ले जा सकें बेंगलोर. Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और फिर उसके बाद वो फिर से मैसूर आए, साथ में उनका वो लेटर था जो सुपरिंटेंडेंट ने दिया था, और बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया और हमारी कार के टॉप के ऊपर उस पिंजरे को बांध दिया गया बहुत ही अच्छे से, मजबूती से. और फिर धीरे धीरे करके हम बेंगलोर वापस आ गए. Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. अब बाबा को उनके घर में रखने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया. स्क्वाड ऑफ पुलिस का मतलब एक पुलिस की एक टीम थी, एक ग्रुप था, उसे एंगेज किया, उसे वो लेकर आए और उन्होंने कंपाउंड में कुछ एक स्पेशल काम कराया बाबा को रखने के लिए. क्या किया देखिए, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. वहाँ पे एक आइलैंड सा बनाया. आइलैंड आप समझते ही हो, ओके, पिक्चर में भी आप देख सकते हो. आइलैंड जैसे मान लीजिए एक ज़मीन होती है जिसके चारों ओर पानी होता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं था. देखिए क्या था, इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड. अब ये जो आइलैंड था जिस पर बाबा को रखना था उसके लिए बनाया जा रहा था, ये 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था, एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. और ये जो आइलैंड था इसके चारों ओर एक खड्डा बनाया गया, और वो जो खड्डा या खाई थी वो 6 फीट वाइड थी और 7 फीट गहरी थी. अब क्यों बनाई गई थी ये खाई या खड्डा, ताकि जो बेयर है, जो बाबा है, उसको आयरन पर रखा जा सके. और क्योंकि उसके चारों ओर ये खाई होगी इतनी गहरी, इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी, तो वो उस खाई को पार करके बाहर नहीं आ पाएगा, एंड जितने भी लोग हैं आसपास के उनके लिए ये सेफ रहेगा. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. अब एक वुडन बॉक्स था उनके पास, लकड़ी का एक बॉक्स था जिसमें वो कभी फाउल्स यानी कि कॉक्स और हेन्स को रखते थे. उसे बाबा का बेड बनाया गया ताकि बाबा उसमें आराम से आसानी से सो सके. Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. और साथ के साथ वहाँ पर स्ट्रॉ यानी कि फूस बिछाई गई ताकि वो वार्म रह सके, गर्म रह सके. एंड उसका जो बेबी था, जो कि वो जो एक स्टिक थी, आपको पता है वुडन स्टिक थी, और उसकी जो गन थी, वो भी जैसे मान लीजिए पीस ऑफ बैम्बू, एक बांस का टुकड़ा था, उसे ऑथर की वाइफ ने बहुत ही संभाल के, बहुत ही सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ संभाल के उनको रखा था. तो वो भी साथ के साथ उसके लिए जो है वहाँ पर रखे गए ताकि वो उनके साथ आराम से खेल सके. In a few days, the police hoisted the cage onto the island and Baba was released. अब कुछ दिनों के बाद जब ये काम पूरा हो गया तो उन पुलिस ने क्या किया कि वो जो पिंजरा था उसे आइलैंड के ऊपर रख दिया और बाबा को वहां पर आज़ाद कर दिया. He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. बाबा बहुत खुश था फ्री होकर, और वो अपनी दोनों पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया और उसने अपनी गन निकाली और सबकी ओर गन पॉइंट करने लगा और अपने बेबी को झूला झुलाने लगा. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap.
और उसकी जो ऑथर की जो वाइफ थी वो घंटों उसके पास वहाँ पर चेयर पर बैठी रहती, और वो जो बाबा था वो उसकी गोद में अपना सर रखे रखता। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। अब वो 15 महीने का हो चुका था और काफ़ी भारी भी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब ऑथर बताते हैं कि किस तरह से मेरी जो वाइफ है वो आइलैंड तक जाती थी बाबा से मिलने के लिए और वहाँ से वापस आती थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। अब ऑथर ने क्या किया कि उन्होंने एक रस्सी बांधी थी उनके घर पर, जैसे एक आम का पेड़ था तो उसकी एक ब्रांच के साथ उन्होंने एक रस्सी को टांगा और रस्सी के नीचे उन्होंने एक लूप बनाया। देखिए ये होता है रस्सी का लूप, ओके, गोल गोल जैसे आपको गांठ सी दिखाई दे रही है, तो ये जो गोलाकार है ये है लूप। अब ऑथर की वाइफ देखिए क्या करती, पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर। अब जो ऑथर की वाइफ है वो एक पैर अपना इस लूप के अंदर रखती और दूसरे पैर से वो किक लगाती, मीन्स छलांग लगाती, to bridge the 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit। और फिर उसके बाद वो झूलती हुई 6 फीट जो गैप था उसको कंप्लीट करती और फिर उसके बाद वो आइलैंड पर पहुंच जाती। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और फिर उसके बाद वो रस्सी को वहीं रख लेती और फिर उसके बाद फिर से इसी तरह से वो वापस आती। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? तो आप देखिए इस समय ये कोई भी नहीं कह सकता कि एक जो बेयर है जो कि इतना वाइल्ड एनिमल होता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है, किल कर सकता है, वो जो बेयर है उसके अंदर क्या कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है? क्या प्यार जो है वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या उसकी जो मेमोरी है वो नहीं हो सकती, या उसके अंदर उसकी कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती? आप ये देखिए ये जो बेयर था इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अफेक्शन थी ऑथर की वाइफ के लिए, क्योंकि वो ये देखता था, महसूस करता था कि वो भी बदले में उसे कितना प्यार कर रही है। साथ में उसकी मेमोरी कितनी अच्छी थी कि उसने जब जू में वो चला गया तो ऑथर की वाइफ को दूर से ही देखते वो पहचान गया, खूब खुश हुआ। एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स थे उसके कि वो किस तरह से अपने टॉयज़ के साथ खेलता था और कितना अफेक्शन और ये जो बॉन्ड ऑफ लव वो किस तरह से शेयर करता था ऑथर की वाइफ के साथ, जो कि बदले में उतना ही जो अफेक्शन और लव है वो उसके ऊपर पोर आउट करती थी। सो दिस वॉज द वेरी 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 हार्ट टचिंग एंड ब्यूटिफुल स्टोरी बॉन्ड ऑफ लव। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर योर NCERT क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द सॉल्यूशंस टू यू। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस पर टाइटल पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके थीम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड मोर ओवर जो चैप्टर है उसके बीच में से एक्सट्रैक्ट भी आपके पास आ सकता है एंड उस एक्सट्रैक्ट में से भी आपसे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो चैप्टर का टाइटल है आप इसे याद रखेंगे, क्या है? द बॉन्ड ऑफ लव। मोरओवर जो राइटर है उनका नाम। और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का। ऑन 2 occasions ब्रूनो एट ड्रिंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन ड्रंक, व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दिस ओकेजन्स? तो क्या हुआ था ब्रूनो के साथ? वो जो 2 एपिसोड्स हैं जिसमें उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था एक बार तो, और एक बार इंजन ऑयल पी लिया था। और ये सभी NCERT सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इनके आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिफोर यू लीव। थैंक यू सो मच।